नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा किसानों की निर्भरता मानसून पर। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे कि इसके रीज़न क्या हैं और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं और इसको कम करने के लिए या इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं या किसानों ने अपने स्तर पे क्या प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले तो आप इस टॉपिक को ऐसे ही समझिए कि ये टॉपिक अगर नाम से समझे कि क्या बोल रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो मानसून पर किसान डिपेंडेंट है, कि जैसे जो जून से बारिश स्टार्ट हुई तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ तक मोटा माटी जो बारिश चली, तो किसान पूरे 12 महीने में से इन 4 महीनों की खेती पर ही उसकी सब कुछ निर्भर है। और अगर ये खेती नहीं हुई ये बारिश नहीं हुई और बारिश वो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत कम हो गई, उतनी बैलेंस्ड नहीं हुई, तो वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे उसका काम चलेगा। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये यही कहना चाह रहा है कि किसान भारत का किसान आज भी इतना निर्भर है बारिश पर कि उस बारिश की आस में वो बहुत समय बिता देता है अपना, और एक बहुत लंबा समय जो उस आस में अपना बिताता है वो तो, और जब उस टाइप से बारिश नहीं होती जैसे उसको एक्सपेक्टेड थी, तो उसको बहुत इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरीके का लॉस होता है। और क्योंकि उसकी पूरी आजीविका उसी पर निर्भर है, तो वो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी काम करती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण ऐसे हैं जो उसे डिपेंडेंट बनाते हैं इस पे। तो देखिए, कुछ तो ये बेसिक से कारण है कि रीज़न क्या है फार्मर डिपेंडेंसी ऑन वेदर। तो पहला तो ऐसा रेन बेस्ड एग्रीकल्चर, कि मतलब हमारे यहाँ जो कृषि ही की जा रही है वो वर्षा आधारित कृषि की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऐसा कि हम इसमें कोई भी नई तरीके की जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं या फिर ऐसी फसलें उगाना कि जिस पे हम क्या फॉलो करें, हम अपना क्रॉप पैटर्न फॉलो करें। अब जैसे मान लीजिए कि चंबल वाला एरिया है तो वहाँ पे धान उगाया जाने लग गया है, तो चलिए वहाँ पे नॉर्मल पानी तो ज़्यादा तो गिरता नहीं है कि वहाँ धान उगा लें, लेकिन वहाँ पे चंबल नहर है तो उस नहर की वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ नहर नहीं होती फिर भी वहाँ के लोग धान उगा दें, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो क्रॉप पैटर्न ऐसे में फॉलो करना पड़ता है। तो एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की नई जीवन निर्वाह कृषि करना इस टाइप से। फिर उसके बाद वो ऐसी वाटर सेंसिटिव क्रॉप जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, ये बहुत वाटर सेंसिटिव क्रॉप हैं, ऐसी क्रॉप्स उगाता है। तो ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे तो आप तो डिपेंडेंट बने ही रहेंगे उस पर। फिर उसके बाद छोटी जोत का होना, लिमिटेड लैंड है उसके पास, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके पास इतना कैपिटल या इनपुट्स नहीं रहता कि वो मतलब सिंचाई के प्रॉपर साधन प्राप्त कर ले, वहाँ पे बोर खुदवा ले या फिर कहीं से कहीं दूर नहर से अपने यहाँ पाइप ले आए, इतना हो नहीं पाता। तो इन सब चीज़ों की वजह से फार्मर जो है डिपेंडेंट रहते हैं वेदर के ऊपर। और भी कुछ वेरियस रीज़न है, वो हम देखते हैं कि और क्या रीज़न है। तो और अगर हम देखें तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो जो इरिगेशन फैसिलिटी है तो उसका अभाव है। तो इरिगेशन का अभाव, ये नहीं बोलेंगे कि पूरे टोटली अभाव है, हाँ, पर 45% क्षेत्र ही ऐसा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तो 45% तो एरिया ऐसा है जहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। तो जैसे कि और असमान वितरण है, कई राज्यों पे तो इस तरीके की व्यवस्था है कि वहाँ पे 70% क्षेत्र सिंचित हैं और कई जगहों पे ऐसा है कि 10-20% क्षेत्र भी सिंचित नहीं है। जैसे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश देखें तो यहाँ का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो सिंचित है। लेकिन वहीं आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस टाइप के क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ आपको समान वितरण देखने को दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे बहुत कम सिंचाई दिखाई देगी। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा ये भी है कि मानसून जो है का समय और वितरण। अब इसमें क्या होता है
कि फसल चक्र का आधार, जैसे खरीफ फसल सीधे मानसून पर निर्भर है और मानसून की अगर देरी हुई तो उससे बुआई में देरी हो जाएगी, बुआई में देरी हुई तो कटाई में देरी होगी, तो उसका पूरा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सब क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उत्पादन और उत्पादकता क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका है जल संचयन और प्रबंधन की कमी। अब बारिश तो हो गई भाई, अब बारिश हो गई, अब दिक्कत क्या है ना, जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमें मेंस देना है, ठीक है, हमें मेंस देना, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज ऐसा मान लेते हैं हम कि जनवरी नहीं 16 फेब को आपका प्री हुआ था, ठीक है। अब मेंस होना था 9 जून को, जो कि नहीं हुआ, तो अब मान लीजिए ऐसा चल रहा है कि सितंबर में होगा, ठीक है। अब ये 1 फरवरी से सितंबर तक का समय मिल गया, लेकिन शुरू में तो आपको जून तक का मिल रहा था, तो ये 3 महीने और मिल गए। तो आप उस तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम उस 3 महीने में भी ना उतना ही पढ़ेंगे जितना हम ये 9 जून तक पढ़ते हैं, ठीक है। यू नो अबाउट पार्किंसंस लॉ, कि उसमें क्या होता है पार्किंसंस लॉ में, कि लेट सपोज हमको संडे टू संडे टेस्ट देने जाना है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि ये 1 तारीख है, ये 8 तारीख है, फिर सीधे हम जाएंगे 15 तारीख को टेस्ट देने। अब 15 तारीख को टेस्ट देने हम जाएंगे 8 के बाद, तो ऐसा हुआ कि इस बीच हमको एक मतलब पूरा पेपर 1 पार्ट ऐसा पढ़ने का पूरा मौका मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारण से वो टेस्ट आगे क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया। अब जब वो पोस्टपोन हो गया तो जैसे हम ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया 7 दिन, अभी हमें 7 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या इस एक्स्ट्रा 7 दिनों में हम उतना ही पढ़ लेंगे, मतलब 15 को होना था पर 15 को ना होकर के अब 22 को हो रहा है, तो क्या हम इस जो हमको 7 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, हम इसमें ज़्यादा पढ़ लेंगे 7 दिन एक्स्ट्रा का, नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, 90% लोग क्या करेंगे, उनकी उतनी तैयारी रहेगी जितनी उनकी 15 तारीख तक रहती। या फिर ऐसा हो जाता कि आपकी डेट 22 तारीख है और आपको ये पता चला कि नहीं भाई टेस्ट तो अब 15 को ही है, ठीक है, मतलब आपको ये था कि 8 के बाद सीधे 22 को होना है, लेकिन आपका टेस्ट 15 को शेड्यूल हो जाए, तो आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आप 22 तारीख तक में जितनी तैयारी कर पाते ना, आप 15 तारीख तक में उतनी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है इधर पे कि जब कृषि इन्होंने, जैसे मान लीजिए कि जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था वो ये था कि हम 16 फरवरी को हमारा प्री था, ठीक है, उसके बाद हमारा सितंबर में अब के आसपास पोस्टपोन हो गया है, तो हमारी तैयारी में क्या है, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है किसानों के साथ, उनके साथ ये मसला होता है कि जो उन्हें बचा के रखना था, जो जल संचयन करके रखना था कि भाई अब गिर गया है, अभी ये 4 महीने गिर गया है, तो अब इसको हम एक जगह संचित कर लें, ठीक है, इस बार समस्या ये अगली बार ना हो, तो हम वो ध्यान नहीं देते, हम अगली बार भी वही करते हैं कि अगली बार फिर वही समस्या आती है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे कहने का मतलब। तो तीसरा यहाँ पे आपका जो रीजन सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो जल संचयन है और प्रबंधन है उसका, उसकी कमी है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। जल संचयन और प्रबंधन की कमी, ये हो गया। साथ ही साथ में होता क्या है, भूजल का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, तो भूजल का इतना ज़्यादा दोहन कर लेंगे कि गर्मी आधे आधे तक में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जब कुछ कृषि करनी है तो कुछ पानी नहीं बचेगा। फिर अगला है नीतिगत चुनौतियाँ। अब देखते हैं नीतिगत चुनौतियाँ क्या हैं। जैसे सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें बहुत देरी, जैसे कि आप सोचो एक प्रोग्राम चल रहा है नदी जोड़ो परियोजना। अब इस परियोजना में हो क्या रहा है, नदी जोड़ो परियोजना में, कि ये चल ही नहीं, मतलब ये अभी तक इसका प्रोजेक्ट ही कंप्लीशन नहीं हो पा रहा। वो केन बेतवा लिंक है,
आप सुनते रहेंगे, आपका बेटा पैदा हो जाएगा, उस फिर पोता पैदा हो जाएगा, तब तक भी नहीं होगी। तो ये भी तो कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा जागरूकता की कमी है, कहीं सिंचाई है तो बिजली का अभाव है, तो मोटर ही कैसे चलाएं, ये सब चीज़ें हैं। फिर सामाजिक आर्थिक कारक हैं, सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं कि पारंपरिक पद्धतियां हैं, किसान मानसून केंद्रित फसल चक्र जैसे धान गेहूं इसको बदलने में हिचकिचाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा, उसके पास ये है कि जैसे मान लीजिए कौन सी जो फसल प्रतिरूप है ना, उसको फॉलो नहीं करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये भी एक समस्या है कि अतिवृष्टि हो रही है, सूखा हो रहा है। 2023 में असमान मानसून के कारण चावल में गिरावट आई थी उत्पादन में, लेकिन 2024-25 में आप देखिए खरीफ के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन, तो 2023 में मानसून में जो देरी देखी गई उससे प्रभावित हुआ खरीफ उत्पादन। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, वर्षा जल में पर्याप्त पोषक तत्वों का न होना, ठीक है, और खाद्य सुरक्षा, फसल पैटर्न का निर्धारण करना, भूजल स्रोतों में गिरावट आना, ये सब भी कारण है। मतलब जो वर्षा जल है उसको किसान अच्छा मानता है, ये भी एक रीज़न है कि इनकी वेदर पे डिपेंडेंसी है। तो देखिए हम यहाँ पे जो हमने अभी देखा उसको अगर हम देखें कि रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि एक तो कुछ रीज़न ये है कि जैसे रेन बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब हमारी जो कृषि है वो ही ऐसी, मतलब किसानों ने बना रखी है उसको कि वो वर्षा आधारित ही कृषि करना है, पहली बात। दूसरा, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की पारंपरिक पद्धतियों यूज करना है, कोई नई फैसिलिटी यूज़ नहीं करना है। इसके साथ ही ऐसी फसलें बोना है जो ज़्यादा से ज़्यादा जल की डिमांड करती हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जल की डिमांड करेंगे और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वर्षा पे निर्भर रहेंगे। फिर छोटी छोटी जोत है तो वहाँ तक नहर नहीं पहुँच पा रही है, उस इलाके तक जो आपका क्या कहते हैं मोटर वगैरह से पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ये सब भी समस्या है। तो इसके अलावा जो हमने कुछ कारण देखेंगे, जैसे सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कि 45% लोग हैं, सिर्फ 45% एरिया ऐसा जहाँ पे एग्रीकल्चर है ही, सॉरी, सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं। फिर मानसून का समय और वितरण, तो कभी मानसून लेट आ रहा है, कभी जल्दी आ जा रहा है, जब ज़रूरत है तब नहीं आ रहा है, तो इससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है। फिर जल संचयन और प्रबंधन की कमी है। फिर नीतिगत चुनौतियाँ हैं, जिसमें नदी जोड़ो परियोजना वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर है कि फसल प्रतिरोध को ढंग से फॉलो नहीं करना। जलवायु परिवर्तन भी है, 2023 में मानसून में देरी हुई और इससे किसान जो है प्रभावित हुआ। अब देखिए, जैसे अगर हम देखें कि किस मौसम निर्भरता पर भारतीय कृषि में होने वाले प्रभाव, अगर हम देखें कि इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स डिपेंडेंसी ऑन वेदर, अगर मौसम पर निर्भर है तो क्या होता है। अब देखिए, जैसे नॉर्मल से आप किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब आप किसी से अपेक्षा कर रहे हैं। अब इसको अगर हम एक फिलोसॉफिकल टर्म में समझे, साइकोलॉजिकल टर्म में समझे, तो आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, लेट सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लोग मदद करें, आप किसी से बोलें कि यार मुझे फलाने सब्जेक्ट की नोट चाहिए, तो आपको दे दे। हो सकता है उसके पास ना हो, या हो सकता है वो देना नहीं चाहे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप उससे मांग रहे हैं तो उसने मना कर दिया, तो आपको क्या हुआ, आपके साथ इनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, आप नोट्स नहीं मिली उसका कम दुख हुआ, मना कर दिया उसका ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अगर फार्मर डिपेंडेंट है वेदर पे, तो कोई भी किसी पे अगर डिपेंडेंट होगा तो उसको तकलीफ होगी। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है तो किसान डिपेंड है वर्षा पे, तो क्या हो रहा है, उसको इनकम की इनस्टेबिलिटी हो रही है। किसी दिन बहुत गिर गया, असमानता है ना, असमानता का मतलब कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो जाए। इसके साथ ही और क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी आएगी। ठीक है, तो फूड इनसिक्योरिटी मतलब, जैसे देखिए पहला तो ये देखिए इनकम इनस्टेबिलिटी, इसमें क्या हो रहा है कि किसी वर्ष ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, ज़्यादा वर्षा हो गई तो फसल जो है बढ़िया हो गई, तो आय अच्छी हो गई। कम वर्षा हुई तो फसल में कमी आ गई, ठीक है, आय में कमी आ गई। फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको उपलब्धता हो किसकी, फूड की। ठीक है, आसान उपलब्धता हो, कीमत कम हो, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी हो, ये चीज़ होता है। लेकिन अगर मान लो ये सब नहीं हो, क्यों, क्योंकि वेदर पे डिपेंडेंट है, और वेदर पे डिपेंडेंट है
तो वेदर जब अच्छा हुआ तब फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी, नहीं हो तो ख़राब हो जाएगा, इनसिक्योरिटी रहेगी। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा बर्डन ऑफ डेब्ट, आपने क्या किया, कर्ज लिया, किसके लिए, मतलब किसान ने बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए, इन सब के लिए कर्ज लिया। अब फसल ख़राब हो गई, क्यों, क्योंकि सही समय पर बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उसने 1,000 रुपये खर्च कर दिए थे, कर्ज लिए थे। अब कर्ज तो 2% महीने में तो मिलेगा नहीं, कर्ज तो मिलेगा अच्छा सब 24%, 25% के दर पे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं लौटाएगा तो हमसे ज़मीन छीन लेंगे। अब बेचारे को 4 महीने बाद कितना सारा देना पड़ जाएगा ना, तो लिया 10 रुपये चुकाना पड़ा 100 रुपये, ये समस्या हो जाएगी। फिर क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जब किसान को लगेगा कि भाई मैं कई साल चीज़ें करेगा, फिर उसको लगेगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, इस चीज़ पे तो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो शहर की ओर मजदूरी करने के लिए जाएगा वो। फिर यहाँ पे उसकी पत्नियाँ बच्चे सब काम संभालेंगे उसे, कृषि का, शहर मजदूरी करने जाएगा, फिर वहाँ बिल्डिंग्स में चीज़ें बिल्डिंग्स में जाके काम करेगा, कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करे, कुछ करेगा। फिर डोमेस्टिक वायलेंस का भी रूप देखा जाता है कि जैसे अब फार्मर डिपेंडेंट था वेदर पे, वेदर सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ तो फसल सही नहीं हुई, फसल सही नहीं हुई तो इनकम सही नहीं हुई, इनकम सब सही नहीं हुई तो कर्जा हो गया, कर्जा हो गया तो टेंशन हो गया, टेंशन हुआ तो दारू वारू पी लिया, दारू वारू पी लिया, फिर बीवी से बहस हो गई तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो ये भी चीज़ें चलती हैं। फिर अगर हम, तो ये हमने इस तरीके से इसको क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है ये देखा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इस पे प्रकाश डालूँगा इम्पैक्ट पे, जो आपको और अच्छे समझ में आए। तो जैसे ये सब जो लिखे हुए हैं तो लिखे ही रहने दो उनको। जैसे क्या होता है, और इकोनॉमिकल सोशल तरीके से अगर हम देखें, जैसे अगर इकोनॉमिकल प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जीडीपी, अब भाई देखो जो जीडीपी है उसमें 16% का कंट्रीब्यूशन तो कर रही है एग्रीकल्चर। तो अब अगर मानसून प्रभावित हो गया तो ये जीडीपी में जो 100 रुपये में से 16 रुपया आ रहे हैं ये प्रभावित हो जाएगा ना, तो जीडीपी पर असर पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, तो फिर इससे क्या होगा कि जब इस पे असर पड़ा तो इससे फिर क्या होगा कि जो फूड है उसकी कमी होगी, मतलब जीडीपी में भी कम पड़ा। फिर अगर फसल ढंग से नहीं हुई तो फूड की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो हम इसको नेगेटिव सेंस में ही पढ़ रहे हैं ना, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर आप देखते होंगे कि टमाटर 5 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो बिक रहे हैं। फिर टमाटर आप देखेंगे कि 90 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, मतलब चिकन बनाने जाओ तो चिकन मिल रहा है 150 रुपये किलो, टमाटर मिल रहा है 120 रुपये किलो, समझ रहे हैं, मतलब चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो जा रही है। प्याज 80, मतलब एक समय प्याज इतनी जब महंगी हो जाती है तो इंसान चिकन खाना छोड़ देता है। सावन आवन तो अपनी जगह ठीक है, तो ये सब हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, 2022-23 में क्या हुआ, चावल उत्पादन कम हो गया, तो कम उत्पादन कम हो तो कैसे भेज देंगे, तो ये तो फिर एक्सपोर्ट करना, फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास तो ऐसी शॉर्टेज है तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आप देखिए सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। किसान जो है, किसान भाई की आय में क्या होगा, अस्थिरता आएगी। अस्थिरता आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वो मौसम पर निर्भर है। अब मौसम पर निर्भर है, अब क्या होगा, अब ये है कि उसकी जो आय है, वो मैं यहाँ भी लिख सकता था इकोनॉमिकल वाले में, पर यहाँ से लिख रहा हूँ, आय कम होगी। आय कम होगी तो गरीबी की ओर बेचारा जो है बढ़ेगा, तो गरीबी उसकी बढ़ेगी। अच्छा, और फिर क्या होगा, और उसके साथ दिक्कत ये होगा कि फिर वो जो कर्ज लिया है वो, तो कर्ज का जो बोझ उस पे ऊपर बनेगा, ठीक है, तो जो स्ट्रेस वगैरह पैदा होगा तो उसके अंदर आत्मदाह की भावना पैदा होगी, ठीक है, और हो सकता है वो टेक प्लेस कर ले। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका, पलायन वगैरह तो मैंने बता ही दिया है, ये सब होगा, ठीक। जैसे बुंदेलखंड के लाखों युवा दिल्ली मुंबई यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। फिर अगर हम तीसरा देखें, आपका कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव देखें, तो आप देखेंगे कि भूजल स्तर में गिरावट। भाई आप अगर फार्मर जो है डिपेंडेंट है सिर्फ वेदर पे, ठीक है, तो क्या होगा कि भूजल स्तर में गिरावट होगा, कारण अति सिंचाई, मतलब ये प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि आप वर्षा पर डिपेंडेंट है, वर्षा के पानी से ही तो भूजल भरेगा ना, भूजल भरेगा वर्षा के पानी से ही। तो अब आप
क्या कहना चाह रहे हैं, उस पानी को किसी तरीके से बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकाला गया, आपने पंप के द्वारा बाहर निकाला, तो भूजल स्तर की गिरावट हो रही है। इससे मृदा की उर्वरता खराब होगी, इससे जैव विविधता का ह्रास होगा, ठीक है। फिर अगर आप समझिए, जैसे मैंने खाद्य सुरक्षा बताया था, उसको और समझने की कोशिश करें हम, तो जो फूड असुरक्षा है, यानी खाद्य सुरक्षा है, जो फूड मतलब खाद्य सुरक्षा है, लेकिन हमें खाद्य असुरक्षा झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अनाज के उत्पादन में कमी आएगी, तो उससे क्या होगा, अनाज संकट पैदा होगा। फिर दालों और सब्जियों की कमी के कारण कुपोषण होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें होंगी फूड इनसिक्योरिटी की वजह से। फिर राजनीतिक प्रभाव कुछ पड़ेंगे। इसके अलावा आपका राजनीतिक प्रभाव ये पड़ेंगे भाई कि क्या, जैसे अदर में लिख लेते हैं कि राजनीतिक, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें ये होगा कि एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी, इसमें ये होगा कि किसान आंदोलन बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब जैसे कुछ अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि भाई, जैसे एक डेटा देता हूं आपको, जैसे देखिए कि दो बाढ़ से हर साल 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। बाढ़ से हर साल 75 लाख हेक्टेयर भूमि जो है प्रभावित होती है, ठीक है। दूसरा और क्या होता है, सूखा। तो 2022 में 16% भूमि पर सूखे की वजह से 20 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई, ठीक है। तो सूखा से 16% जो भूमि है वो प्रभावित हुई और इससे फसल बर्बाद हुई। तीसरा, एल नीनो के प्रभाव से उत्पादन में 3.5 मिलियन टन उत्पादन कम रहा। 2023-24 में आपका एल नीनो जो आया, जो हमने पढ़ रखा है ज्योग्राफी वाले में, तो इससे क्या हुआ, एल नीनो आया तो 3.50 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई, ठीक है। और क्या हुआ, और ये हुआ कि वर्षा 2022 में पंजाब, हरियाणा, एमपी में इसकी वजह से 90% फसल क्षति हुआ। तो ये कुछ तमाम डेटा थे हमारे पास जिसको हमने देखा। अब कुछ योजनाएं हैं जिस पे अगर हम नज़र डालें, जैसे आपका एक हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, देखिए ये है, जैसे देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये फसल बीमा योजना क्या क्यों दी गई है, अब आप कहेंगे कि इससे ये फार्मर का वो कैसे रिड्यूस करेगी। तो ये ऐसे रिड्यूस करेगी भाई कि फसल बीमा है, किसान की फसल बर्बाद हो गई, क्यों, क्योंकि वेदर पे डिपेंडेंट था, पानी ज़्यादा गिर गया, कम गिर गया, तो फसल बर्बाद हो गई। तो फसल बर्बाद हो गई तो उसके लिए उसको कवर मिला, इंश्योरेंस कवर मिला। तो जब उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो उससे जो उसकी आय को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी इस बीमा योजना से। ये है फ़ायदा। इसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये जो कृषि सिंचाई योजना है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, हर खेत को पानी, फिर मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सब क्यों चलाई गई, ताकि भाई हर क्षेत्र पे जो सिंचाई है उसका विस्तार हो। फिर ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या काम करता है, 1923 में बना है आपका। इसका काम ये रहता है कि ऐसी फसलें विकसित करना, ऐसी फसलों की किस्म विकसित करना जो कम से कम पानी लेती हों और अच्छा उत्पादन देती हों। तो ये सब चीज़ें रिसर्च करना ये जी का काम है इसका। फिर वाटर कंजर्वेशन को लेकर के बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो वो सब करना, जैसे जल शक्ति अभियान चला 2019 में, क्यों चला, ताकि पानी का संरक्षण करें और जब पानी ना हो तब उसका काम आए। फिर GM क्रॉप्स, जैसे BT कॉटन का उत्पादन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कि ऐसी क्रॉप्स, GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होगा कि जैसे पानी की कमी है तो भी अच्छा उत्पादन हो जाए, पानी में लवणता है तो भी उस पानी का यूज़ करके कैसे अच्छी फसल उत्पादन कर लें। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन,
कि भाई हम एक ही प्रकार की फसल क्यों बोएं, हम ज्वार बाजरा मक्का भी तो बो सकते हैं। अगर हमारे यहाँ मोटे अनाज बोने की परिस्थिति है तो हम धान चावल ही क्यों उगाएं, हम गेहूँ ही क्यों उगाएं, हम ज्वार बाजरा उगा सकते हैं, बागवानी फसलें उगा सकते हैं। तो ये भी तो कर लें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इससे क्या होगा, हमारी इनकम में डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। फिर 2008 में जो आपका प्रोग्राम चला, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब प्रोग्राम चलाए गए। तो ये क्यों चलाए गए, ये इसलिए चलाए गए ताकि भाई जो हमारे किसान बंधु हैं वो ऐसी कृषि कर पाएँ जो सतत हो। ठीक है। फिर ई नैम, तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये जो है सुविधा प्रदान करता है, किस लिए, विपणन की सुविधा देता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं फार्मर्स की डिपेंडेंसी विदर पे। फिर एमएसपी, तो ये सब भी करता है। इस प्रकार ये सब एफर्ट्स हैं। अब मैंने इस स्कीम को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने बस इतना बता दिया है, फसल बीमा, कृषि सिंचाई, आईसीएआर, ये सब चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जैसे इसमें पीएम धन धान्य योजना हो गया, फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया जो कि आपका 1 लाख करोड़ का है, 2020 में बनाइए। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री किसान स्कीम है जो, ये सब चीज़ें भी, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आ जाएगी। और इन सब स्कीम्स पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो वो जितनी भी वीडियो होंगे उसमें आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी स्कीम, जितनी भी जगह होगा, आप चाहे वो किसान संकट दूर करना हो, चाहे वो कृषि के चैलेंजेस दूर करना हो, जो भी हो, आपको उसमें पूरा काम आ जाएगा। कम से कम 10 से 20 स्कीम है, पूरा उसका एक वीडियो आएगा और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम स्कीम देखेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.